Good evening, everyone. Welcome to all of you to the online platform of Karma IAS Academy. तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष की राजनीतिक कहानी पर चर्चा की थी और कहानी चूँकि पूरी नहीं हो पाई थी और मैंने कुछ प्रश्न भी पूछे थे उसमें, तो मैं उम्मीद करता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। हालांकि उन प्रश्नों का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप किसी भी मूवी को कितनी तन्मयता से देखते हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि आप उस प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, पहले इस पूरी स्टोरी का एक छोटा सा रीकैप करेंगे और रीकैप ये है कि मगध कैसे अस्तित्व में आया, इस पर हम लोगों ने बात की थी। फिर हमने ये देखा कि मगध वंश के बाद ब्रदरथ वंश शासन में आया और ब्रदरथ वंश के बाद प्रघोत वंश शासन में आया और प्रघोत वंश के बाद हर्यक वंश शासन में आया, जिसे बिंबिसार ने बसाया। ठीक, फिर मगध में जो घटनाक्रम था हर्यक वंश के बाद, वहाँ पर शिशुनाग वंश दिखा और शिशुनाग वंश के समय पर ही नंद वंश ने अपना शासन स्थापित कर लिया, अंतिम शासक को अपदस्थ करके। लेकिन तब तक एक घटना घट चुकी थी कि महापद्म नंद जो उग्रसेन था, उसने मगध में गद्दी तो स्थापित कर ली, लेकिन एक सकारात्मक कार्य ये किया कि मगध के योग्य लोगों को उसने अच्छे पदों पर नियुक्त किया। ये यहाँ तक कहानी में हो चुका था। लेकिन जैसे ही उग्रसेन यानी महापद्म नंद के बाद जो बाकी के 8 नंद आए, जिनका हम लोगों ने जिक्र किया था, तो उसमें जो आखिरी नंद थे धनानंद, उन्होंने मगध में इन दोनों कार्यों को पलट दिया। महापद्म नंद ने एक तो सूर्यगुप्त को संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन धनानंद ने सूर्यगुप्त को वहां से हटा दिया मगध से, और वे सूर्यगुप्त मगध के आसपास एक छोटे से गण संघ या गणराज्य में चले गए, जहां मौर्यों का जो समुदाय था, मौर्यों का गणराज्य था, वहां चले गए और उनकी राजधानी पिपली वन में वो रहने लगे। ठीक है, अब 3 जगहों की कहानी एक साथ चलेगी, तो हम लोग कहानी में बने रहेंगे और तीनों जगहों पर बारी बारी से सीन देखेंगे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। कल हम लोगों ने ये देखा कि कहानी का एक सीन चलेगा कहाँ पर, तक्षशिला में। और तक्षशिला क्या है ये हम कल समझ चुके हैं कि तक्षशिला क्या है। एक प्राचीन स्थान, विश्वविद्यालय, जहाँ पर चाणक्य पहुँच चुका है। चाणक्य वहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँच चुका है और चाणक्य की परीक्षा भी हो चुकी है और उसका एडमिशन भी वहाँ पर हो चुका है। एक वो स्थान जहाँ से कहानी प्रारंभ हुई थी और जिसके लिए कहानी चल रही है, वो बहुत प्रसिद्ध स्थान मगध। और मगध के पास एक और छोटा सा स्थान जिसका नाम है पिपलीवन। ठीक, तो पिपलीवन, मगध और तक्षशिला, इन 3 जगहों पर फिलहाल अपन कहानी का जिक्र करते हैं। ठीक, जब यहाँ पर वो बालक पढ़ने के लिए आ गया, तो उस पढ़ने के दौरान हमने ये देखा कि उसने यहाँ पर 2 सिद्धांत विकसित किए थे। पहला तो ये कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, एक सिद्धांत। दूसरा, ऋण को अंतिम पण, चूंकि पण उस समय की मुद्रा थी, इसलिए ऋण को अंतिम पण तक तथा शत्रु को अंतिम सांस तक नष्ट करना चाहिए। शत्रु को अंतिम सांस तक नष्ट करना चाहिए। ये 2 सिद्धांत उस बालक विष्णुगुप्त ने यहाँ पर दिए तक्षशिला में। कट टू द चेज ये है, क्योंकि चाणक्य से मिलती जुलती कहानी और जो तक्षशिला की कहानी है, बहुत विस्तृत कहानी है। इसके संबंध में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कहानी का क्रक्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। क्रक्स ये है कि जब ये बालक बड़ा हुआ तो उसको यहाँ पर पढ़ाने के लिए रख लिया गया। अब वो वहाँ पर तक्षशिला में एक विद्यार्थी से शिक्षक के रूप में स्थापित हो गया। कौन? तक्षशिला, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त यहाँ पर अब कौन है? एक शिक्षक का काम कर रहे हैं।
विष्णुगुप्त एक शिक्षक की भांति काम कर रहे हैं, और जब शिक्षक की भांति काम कर रहे हैं तो उस समय गुरुकुल परंपरा थी। तो उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें एक था जिसका नाम था मलयराज, ठीक, एक था हस्तिन, एक था शारंगराव। ये सब राजकुमार थे अलग अलग एरिया के, ठीक है। तो मलयराज, हस्तिन, सारंगराव ये उसके सबसे प्रिय विद्यार्थी थे, और उनमें ही एक था आम्भी, उनमें ही एक था आम्भी। तो आम्भी समझ में आया। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर था? गांधार के क्षेत्र में था, और जो गांधार का क्षेत्र है उस गांधार क्षेत्र के राजा थे गंधार राज। जो गंधार राज थे उन्हीं का बेटा था आम्भी। तो आम्भी अपने ही राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय में पढ़ता था, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा उद्दंड किस्म का बालक था। उसे लगता था मेरा ही तो राजपाट है, मेरे ही घर में विश्वविद्यालय खुला हुआ है, तो मुझसे ज़्यादा तो किसी की चलेगी नहीं। लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय में बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ। दो विचार इसके बारे में चलते हैं, तक्षशिला के बारे में। मैं नई स्लाइड पर बता देता हूँ। स्टोरी ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला की कहानी ये कहती है, कहानी नंबर 1, वो ये कहती है कि इस क्षेत्र में जो नाग समुदाय था, नाग समुदाय के एक शासक हुए जिनका नाम था तक्षक। तो तक्षक के नाम पर तक्षशिला आया, ठीक। दूसरी कहानी ये कहती है, जो मिलती है हमको कहाँ? वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इसके अनुसार जो राजा राम थे, जो राजा राम थे, श्री राम, उनके भाई भरत, और भरत के नाना, क्या नाम था? अश्वपति, कैकेयी के पिताजी। अश्वपति की सहायता से उन्होंने इस गंधार क्षेत्र को आक्रमण किया और उसको जीत लिया, अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद भरत के ही दो पुत्रों, एक का नाम था तक्ष और एक का नाम था पुष्कर, इन दो लोगों ने मिलकर के यहाँ पर अपना शासन किया। तो तक्ष ने और पुष्कर ने अपनी अपनी राजधानी बसाई। उनमें से एक बसी तक्षशिला और एक बसाई पुष्कवती। दो राजधानी यहाँ पर बसाई गई। तो एक तो दो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके हिस्टोरिकल परसेप्शन जो हमको मिले हैं, अच्छे डिस्क्रिप्शन मिले हैं, उसमें सबसे अच्छी जानकारी ये मिली है कि द सिटी ऑफ कटस्टोन, है ना, सिटी ऑफ कट स्टोन्स, तरासे गए शहरों का, पत्थरों का शहर तक्षशिला। तो तक्षशिला की जो भव्यता थी और तक्षशिला की उत्पत्ति के संबंध में ये हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये बालक जब बड़ा हुआ तो अब उस समय हम चलते हैं सीन मगध में क्या हो रहा है, ठीक। अगला सीन हमारा चलता है मगध में। तो मगध में इस समय क्या हो रहा है? धनानंद का शासन है। शासक कौन है? धनानंद। और बाकी तो मैंने बता ही दिए थे कि वहां के राजपाट में इसकी सबसे बड़ी सहायता कौन करते थे? राक्षस। और इसके अलावा सक्तार और कात्यायन। और प्रशासन को चलाने में, अब चूंकि चाणक्य की डेथ हो चुकी है, चाणक्य यहाँ नहीं है। चाणक्य भी हुआ करते थे, ऋषि चाणक्य, लेकिन अब वो नहीं है, उनकी हत्या हो चुकी है, तो चाणक्य नहीं है, ठीक। इसके अलावा राक्षस का एक सहयोगी जिसका नाम है गिरिका, ये लोग यहाँ पर प्रशासन को
पूरा का पूरा चलाते हैं। ठीक है, चूंकि धनानंद कितना योग्य है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो दरबार ऐसे ही चलता है राम भरोसे कि जैसे महिलाओं की अस्मिता लूट ली जाती है, कोई राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो उसकी जांच नहीं की जाती है, यानी कोई भी सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ही स्पष्ट चीजें हमको वहां पे दिखाई नहीं दे रही हैं। ना ही हमको वहां पर आय के बड़े साधन दिखाई दे रहे हैं। तो जो कुछ पैसा उस समय तक बना हुआ था अब वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है और अराजकता की स्थिति मगध में पैदा होती जा रही है। मगध में सभी लोग, पहले तो ये लोग भी थोड़ा बहुत साथ देते थे, अब इन लोग भी उससे भर चुके हैं। और उसी समय घटना घटी कि जो सक्तार जी हैं इन्होंने भी खुल करके, जब राजा, पहले इसने विरोध किया था तो उसको मार दिया गया, अब सक्तार जी के विरोध के कारण से उसको क्या कर दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। अब सक्तार जी भी कारावास में है, जेल में। मगध का महामंत्री जेल में। ठीक है, बड़ी रिडिकुलस बात है। अब देखते हैं कि तक्षशिला चलते हैं, तक्षशिला में क्या हो रहा है। तक्षशिला में अपन अभी थे, फिर से हम तक्षशिला में आए हैं। तक्षशिला, तो तक्षशिला में देखेंगे शासक कौन है। क्योंकि गंधार का क्षेत्र है तो गंधार राज, ठीक है, शासक हैं। और उनका एक पुत्र है जिसका नाम है आम्भी। और अगर हम इसकी स्थिति को देखेंगे तो ये है गंधार और इसके ही पास है जिसका नाम है पोरस का क्षेत्र। यहाँ का राजा है पोरस। ठीक, और ये भारत की पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा है। और यहाँ से सैकड़ों कोस दूर पर है मगध। तो मगध को तो मैं यहाँ सिंबॉलिकली बना रहा हूँ, मगध का उसके आसपास कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये मगध है, ये पोरस का क्षेत्र है, ये गंधार का क्षेत्र है। अब यहाँ हम ये देखेंगे उस समय हम पहुंच गए लगभग 330 ईसा पूर्व, 31 ईसा पूर्व के आसपास, 331 बीसी के आसपास पहुंच चुके हैं। एक और स्टोरी मैं भारत के बारे में आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, सभी सारी कहानियों को एक साथ जोड़ के चलिएगा। ये भारत की दक्षिणी वो है संरचना है। यहाँ हम देखेंगे तो इन क्षेत्रों से भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमको किसका दिखाई देता है, पारसी आक्रमण या फिर ईरानी आक्रमण, ये हमको सबसे पहले दिखाई दिए हैं। और कहते हैं कि इनका इतिहास इतना पुराना है, 558 बीसी में पहला आक्रमण करने का प्रयास किया गया कुरुस के द्वारा, लेकिन वो असफल हो गया। तो यहां पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन इसी वंश में एक और हुआ जिसका नाम था दरयबाहु। ठीक है, तो दरयबाहु फर्स्ट यहां पर सफल हो गया और सफल होने के बाद उसने इन क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसा ली। तो यहां आप देखेंगे यहां पर पारसी ईरानी बस्तियां बसी हुई हैं भारत के क्षेत्रों में। ये भारत की सीमा पर बनने वाली पहली बस्तियां थी जो किसने बसाई हैं, पारसियों ने, यानी ईरानी बस्तियां यहां पर बसी हुई हैं। और ईरानी बस्तियां यहां पर बसी हुई हैं, इसका मतलब है कि इनको पार करके ही सीमा में आया जा सकता है, तक्षशिला इत्यादि के क्षेत्र में आया जा सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र तो यहां पर है, ये यहां पर फैले हुए क्षेत्र हैं। तो यहां पर आने के लिए पहले इन बस्तियों से गुजरना पड़ेगा। और इन बस्तियों में सबसे पहले सेना पहुंचती है जो यहां तक चला रहा, जिसे मैसिडोनियाई आंधी के नाम से जानते हैं। ठीक, फिलिप सेकंड का बेटा अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से जानते हैं। अब यहां क्या देखने को मिलेगा, मैसिडोनिया का शासक फिलिप सेकंड और उसकी वाइफ ओलंपिया का बेटा जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर भारत की सीमा पर पहुंचा अपने दो सेनापतियों को लेकर के। एक सेनापति है
सेल्यूकस निकेटर और दूसरा है फिलिपोस। ये दो सेनापतियों को लेकर के वो इस सीमा की ओर बढ़ रहा है। सिकंदर की कहानी हम किसी और एपिसोड में जिक्र करेंगे। सिकंदर की अपनी बहुत अच्छी कहानी है, जिसने 20 युद्ध लड़े। एक युद्ध उसने ऐसा लड़ा जो प्रिंस के रूप में, बाकी के रेस्ट ऑफ 19 वॉर्स जो बैटल हैं वो उसने राजा के रूप में लड़े हैं। खुद ही उसमें नेता था वो। एक उसने केवल लड़ा है ग्रीस के खिलाफ, जो लड़ा था उसमें वो जरूर प्रिंस के रूप में लड़ा है, बाकी सब उसने राजा के रूप में लड़े हैं। और पहला उसने ग्रीस पर किया था, दूसरा उसने पाकिस्तान के पास जो मलिहास थे उस पर उनका आखिरी आक्रमण था। चूंकि वो बैटल नहीं हुआ था, उसने उसको सीज कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था, बस वही उसका आखिरी है। टोटल 20 की कहानी है, जिसमें वो अलेक्जेंड्रिया भी गया, जिसमें वो क्या कहते हैं उसके मैसिडोनिया का तो वो था ही, इसके अलावा लेबनान भी गया, सीरिया से। इन सारे क्षेत्रों में उसके बड़े बड़े आक्रमण हमको देखने को मिलेंगे और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग उसकी कहानी है अलेक्जेंडर की। उसको हम समझेंगे किसी दिन अलग से, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा एपिसोड है। अभी हम ये देख रहे हैं कि इन बस्तियों से होकर के अलेक्जेंडर की सेनाएं पहुंचती हैं। अलेक्जेंडर के बारे में एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि अलेक्जेंडर का जो साथी है फिलिपोस, ये केवल एग्जैक्ट अलेक्जेंडर के जैसा ही दिखता था। बिल्कुल सुनहरे बाल, छोटा कद, एकदम मतलब सुनहरे बाल एकदम सीधे किए हुए, बड़े बड़े बाल रखते थे, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। और सिकंदर ने अभी तक क्या किया कि जिन राज्यों पर अधिकार किया उसने, जिन राज्यों को उसने जीता, उन राज्यों को उसने अपने मित्रों को या फिर अपने सेनापतियों को उसमें क्या कहते हैं गिफ्ट में दे दिया उसको। यानी राज्य उनको सौंप दिया। वो वहां का शासक नहीं बनता था, उसे केवल जीतने का जज्बा था। और उसकी कहानी में ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसे जीतने का जज्बा था, ना कि वहां पर शासक बन के रहने का। वो वैसे ही बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था। जब सिकंदर की सेना यहाँ पहुंचती हैं भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए, तो उनका पहला सामना किससे होता है? यहाँ पर पारसियों से। पारसी मतलब ईरानियों से होता है, पर्शियन से। तो ईरानी जो राजा थे उस समय, उनका नाम था सहर्स यार्स, ठीक है। और सहर्स यार्स के साथ सिकंदर की सेनाओं का युद्ध होता है। सिकंदर की सेनाओं का युद्ध होता है और इस युद्ध को कहते हैं अरावेला का युद्ध। अरावेला का युद्ध ये था 331 बीसी में। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर इन दोनों को रोनते हुए यहां भारत की सीमा में प्रवेश करता है अरावेला के युद्ध के माध्यम से। इसे गोगाबेला का युद्ध भी कहते हैं। जिस स्थान पर ये लड़ा गया उसे गोगा मेला भी कहा जाता है। सिकंदर के इस क्षेत्र में जीते जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि वो ऐसे युद्धों से बड़े बड़े युद्धों को जीत करके पहले से ही आ रहा था। और अभी वहाँ से ग्रीस से होता हुआ सीधा इधर पहुंचा था, इजिप्ट से होते हुए। तो जब सिकंदर यहाँ पहुंचा तो इनको तो उसने पार कर लिया आसानी से। अब जैसे ये पार करने पहुंचा तो कि खबर मिली इस तक्षशिला के क्षेत्र में कि एक मैसिडोनियाई आंधी इसकी तरफ चली आ रही है, और उस आंधी का नाम था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ इधर प्रवेश कर रहा है। ये खबर यहाँ पुरस के पास भी पहुंची और तक्षशिला में भी पहुंची, यानी कि गंधार राज के पास भी पहुंची। गंधार राज का बेटा, ठीक है, तक्षशिला चलते हैं। यहाँ पर गंधार राज का बेटा जिसका नाम है आम्बी, आम्बी को ये लगा कि ये अच्छा चांस है कि मैं सिकंदर से जाकर के मिलूं और सिकंदर से मित्रता कर लूं। और सिकंदर उसके बाद जैसे ही यहाँ आएगा तो सबसे पहले इधर से आएगा तो पुरस ही मिलेगा उसको। तो पुरस को जब वो पराजित करेगा तो पुरस का साम्राज्य जो है वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने मित्रों को गिफ्ट दे देता है। तो वो साम्राज्य उसे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा ही टसल था, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था दोनों ही राज्यों के बीच में। ये राज्य शक्तिशाली रूप से बहुत ताकतवर था, ये धन धान्य के रूप में बहुत ताकतवर था। तो दोनों में ये अंतर था। तो सिकंदर की सेना जब पहुंची तो सिकंदर के पुरस के पास, पुरस के साथ युद्ध होने से पहले उसकी एक मीटिंग हुई। यहां से सिकंदर के आने के बाद सिकंदर से मिलने के लिए सबसे पहले पहुंचा आम्बी, ठीक है।
आम्बी यहाँ पहुंचा तो आम्बी ने बहुत सारा धन देकर के सिकंदर का स्वागत किया। और क्यों किया होगा ये तो आप समझ ही रहे हैं उसने क्यों किया होगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जीतने के बाद यहाँ के साम्राज्य जो भी जीतेगा वो मुझे सौंप देगा, क्योंकि मैं उससे मित्रता कर रहा हूँ। तो हालांकि सिकंदर ने प्रत्यक्ष रूप से उसकी मित्रता स्वीकार नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी उससे बातचीत तो हुई। यहां से कहानी रोल शुरू होता है चाणक्य का, क्योंकि यहां तक्षशिला में एक व्यक्ति और उपस्थित था जिसका नाम था चाणक्य। तो यहां पे जो व्यक्ति था एक चाणक्य, चूंकि उसका नाम चाणक्य भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चाणक्य बता रहा हूं। चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था इतनी शानदार बना रखी थी कि वह आसपास के क्षेत्रों की जानकारी के लिए बहुत अच्छे गुप्तचर रखता था, खुफिया एजेंट रखता था। उन खुफिया एजेंट ने उसको खबर दी कि आम्भी ने अभी मुलाकात की है मैसिडोनियाओं से, मैसिडोनियाओं के शासक से मुलाकात की है। तो जैसे ये मुलाकात की, चूंकि वो तो बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक था वहाँ का, तो उसका तो सब लोग सम्मान करते थे। उसने सीधा जाकर के संपर्क किया किससे? गंधार राज से। और गंधार राज से ये कहा कि आपका बेटा आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के एक संधि कर रहा है मैसिडोनियाओं से। ये संधि भविष्य में गंधार राज के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चाणक्य। किससे कह रहा है? गंधार राज से, कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है। गंधार राज एक अच्छे सुलझे हुए राजा थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अभी वो युवराज है और किसी भी युवराज को संधि करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई युवराज संधि कर भी रहा है तो वो संधि मान्य नहीं होगी, क्योंकि संधि पे तो अभी मैं ही मान्य करूंगा, क्योंकि अभी तक मैं ही राजा हूं यहाँ का। तो जब तक कोई संधि मेरे द्वारा नहीं की जाएगी, कोई ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक उसे सही नहीं माना जा सकता है उस एग्रीमेंट। ये उसने कहा। तो ये बात फिर किसको पता लगी? आम्बी को। और आम्बी को समझने में तुरंत भी बिल्कुल भी देर ना लगी कि ये काम कौन कर सकता है। और उसने निसंदेही चाणक्य को बहुत भरा भरा कहा होगा, चाणक्य को बहुत भरा भरा उसने कहा होगा कि इसने ही सब कुछ कराया है। लेकिन चूंकि आम्बी एक बड़ी सेना से संपर्क कर चुका है, एक बहुत लड़ाकू सेना से संपर्क कर चुका है, उसको प्रॉमिस कर चुका है कि वह उसका साथ देगा किसी भी कीमत पर। इस कहानी में निगेटिविटी यहां पे आती है कि जो आम्बी है, आम्बी को यह लगता था कि जब तक पिताजी जीवित हैं मैं राजा घोषित नहीं होऊंगा, युवराज ही रहूंगा। क्योंकि आम्बी उस समय क्या था? युवराज। आम्बी ने एक दिन रात को गंधार राज को, अपने पिताजी को मार दिया। और मारने के बाद अब आम्बी क्या हो गया? शासक, जो अभी तक क्या था? युवराज, क्योंकि गंधार राज की हत्या हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है उसको रात को सांप ने काट लिया था इसलिए मर गया। और सही कहानी तो ये है कि उसको गंधार राज को अपने बेटे ने ही मार दिया था, आम्बी ने, इस बात के लिए कि वो शासक बन जाएगा तो उसकी संधि मान्य हो जाएगी। और वो शासक बन गया, उसकी संधि मान्य हो गई। ठीक है, अब उसकी संधि मान्य हो गई, अब वो बहुत खुश था। और इधर सिकंदर की सेनाएं अब यहां से जीतने के बाद आगे बढ़ी और अब कहां पहुंचेंगी? पोरस के पास। पोरस के बहुत सारे किस्से सुन रखे थे सिकंदर ने। और वहां एक रिवर बहती है, बितस्ता नदी, उसमें बहुत दलदल होता है ना, कीचड़ भरी नदी है, तो वहां काफी दलदल होता है। उसको पार करना और पार करके युद्ध करना इतना आसान नहीं था। तो सिकंदर की सेना वहां पर बहुत दिनों तक वेट करती रही। एक दिन रात को सिकंदर की सेना ने फिलिपोस के नेतृत्व में, जो फिलिपोस मैंने बताया इसका हुबहू, उसके नेतृत्व में सेनाओं को छोटी छोटी नावों से पार किया। जैसे ही पार किया तो पोरस की सेनाओं के साथ उनका युद्ध होने लगा। लेकिन एक्चुअली में फिलिपोस को ही वो लोग सिकंदर समझ बैठे, जबकि एक्चुअल सिकंदर ने दूसरी जगह से नदी पार करके उसको पीछे से घेर लिया। अब पोरस को बीच में लॉक कर लिया गया। अब पोरस के जीतने के चांसेस कम थे। पोरस लॉक हो गया। तो पोरस ने सरेंडर किया और उसने पूछा कि तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उसने कहा कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, क्योंकि मैं भी शासक ही हूं। सिकंदर को लगता था कि जिसने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो मुझे आवश्यकता नहीं है यहां पर किसी को वो करने की। और इस घटना में अभी पूरी नजरें गड़ाए हुए कौन? आम्बी, क्योंकि आम्बी ने यही प्राप्त करने के लिए तो अपने पिताजी को मारा था। और अंततः हुआ क्या कि सिकंदर ने पोरस का राज पोरस को लौटा दिया। जैसे ही पोरस को राज्य लौटाया तो सबसे ज्यादा खलबली मची आम्बी के पास। आम्बी कह रहा, आई ये क्या होगा?
अम्बी को लगता है कि जैसे मेरे तो पिताजी भी चले गए और ये राज्य भी चला गया पोरस का, ये भी मेरे को नहीं मिला, तो मेरे साथ तो मतलब बहुत गलत हो गया। उसको तो ये मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि सिकंदर से कह सके कि ये राज्य मुझे दे दो। क्योंकि सिकंदर वो इतना योग्य होता तो सिकंदर के साथ संधि नहीं करता, पोरस के साथ मिलकर के सिकंदर से लड़ता। ठीक है, अगर वो पोरस के साथ मिलकर के सिकंदर से लड़ता तो शायद सिकंदर को और सोचना पड़ता यहाँ पर लड़ने के लिए, है ना, सिकंदर को और सोचना पड़ता लड़ने के लिए। और अंततः पोरस का राज्य उसको वापस मिल गया और अम्भी जो था अब वो चाणक्य का एकदम से दुश्मन बन गया, क्योंकि अब वो युवराज नहीं है, वो शासक है। ठीक है, और इसी घटनाक्रम के बाद यहां से जब सिकंदर वापस गया तो सिकंदर के वापस जाने के बाद जो फिलिपोस था, उस फिलिपोस को ये कहानी में हम कभी और चाणक्य को पढ़ेंगे तो बताएंगे फिलिपोस को कैसे चाणक्य ने एक षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया। फिलिपोस को वहां के कलुपणी कबीले के द्वारा उसको मरवा दिया गया, ये हम समझेंगे। चूंकि अभी हम छोटी एक शॉर्ट में कहानी पढ़ रहे हैं तो उसको हम अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जितना भी जो कुछ जीता था अलेक्जेंडर ने, वो सब किसको दे दिया गया? फिलिपोस उसके जाने से पहले मर चुका था और ये दे दिया गया सेल्यूकस को, उसके दूसरे सेनापति सेल्यूकस निकेटर को। तो निकेटर को ये सब प्राप्त हो गया और सिकंदर जब यहां से वापस लौटा तो वहीं ईरान के बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई 323 बीसी में। 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई सिकंदर की। ठीक है, क्योंकि ये सब हम सिकंदर की कहानी में समझेंगे कि क्या हुआ वहां पर, क्या घटना घटी, वो हम वहां पर समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ में आया कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। अब चाणक्य यही है। अब हम चलते हैं यहाँ इस कहानी में। चाणक्य अब सोचता है कि उसको काफी दिन हो गए, उसे जाना था तख्त वहां पर मगध में। अब चाणक्य मगध जा रहा है और मगध जाने से पहले उसने यहाँ कहा है कि अम्बी का ध्यान रखना, अम्बी भले ही शासक है, मेरा स्टूडेंट है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो यहाँ से अम्बी के संबंध में अपने सारे शिष्यों को अलर्ट करके यहाँ से जा रहा है। चाणक्य जा रहे हैं मगध के लिए। अब हम आते हैं मगध में। ठीक है, अब एक बालक जो गया है पहली बार कहाँ लौट रहा है? मगध लौट रहा है। अब वो आयु में बड़ा हो चुका है। अब मान लीजिएगा ये है मगध। ठीक है, और इस मगध की सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो जैसे ही उसने मगध की सीमा में प्रवेश किया, मगध की सीमा में प्रवेश किया, तो वहां किसी ने भी उसकी तलाशी नहीं ली। मगध के जो पहरेदार थे वे सब नशे में थे, किसी ने उसकी तलाशी नहीं ली। कोई चेकिंग नहीं है सीमाओं की, सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो जैसे ही उसने कहा कि निश्चित ही मगध संकट में, जिसकी सीमाओं पर जरा सी भी सुरक्षा नहीं है, वो मगध कितने संकट में रहा होगा। तो वो ये सोचता हुआ चला गया और सीधा पहुंचा मगध में। और मगध में उसको कुछ भूले बिसरे रास्ते याद थे और अपने घर की तरफ गया सीधा मगध में। जब घर की तरफ गया तो वहां उसे सामने ही किसका घर मिला? कात्यायन का। तो कात्यायन के पास पहुंचा, उसने उनको प्रणाम किया और पूछा अपनी माँ के बारे में। तो उसने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने पिता की मृत्यु के बाद से तुम्हारे मामा के यहाँ भेज दिया था, जहाँ अभी 1.5 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी माँ भी संसार में नहीं है, पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। विष्णुगुप्त था जो था, उसकी भी मृत्यु, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। तो फिर उसने एक प्रश्न और किया, उसने कहा सुवासिनी कहाँ पर है? उसने एक प्रश्न किया सुवासिनी के बारे में। और सुवासिनी को आप जानते होंगे, ये अब यहां आएगा, सक्तार की पुत्री है सुवासिनी। सुवासिनी के बारे में उसने इसीलिए पूछा कि सुवासिनी से उसका रिश्ता तय हो गया था बचपन में, चाणक्य का, विष्णुगुप्त का। ये बचपन में तय हो गया था कि बड़े होकर के इनका विवाह होगा। तो उसने सुवासिनी के बारे में पूछा। तो कुछ संकोच के बाद कात्यायन जी ने उत्तर दिया कि सुवासिनी अब जो मगध के राजा हैं, कौन? धनानंद, और उनके सलाहकार राक्षस, ठीक है, उनके दरबार की, कहते हैं उसको नर्तकी है, उनके दरबार की
नर्तकी उसको बना दिया गया, नगर वधु उसको बना दिया गया है। यानी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो एक कह सकते हैं ना, उसको एक वेश्या की तरह वहां पर जीवन यापन कर रही है। और उसने कहा उनके पिताजी, उनका सक्तार जी जेल में। तो उसने बड़ी गहरी सांस भर करके, जो दीपक चोपड़ा जैसा लिखते हैं वो कहता है कि बड़ी गहरी सांस भर करके उसने कहा कि मगध की सीमाओं पर सुरक्षा नहीं है, ठीक है, मगध का महामंत्री जेल में है, मगध में आए दिन दरियाओं के किनारे और नहरों के किनारे जिन महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी उनके सब बरामद हो रहे हैं, सारे जो वो नगर रक्षक हैं वो नशे में हैं। तो वो कहते हैं कि मगध में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। उसने कहा मगध में कोई न्याय नहीं है। बड़ा दुखी हुआ कौन? विष्णुगुप्त। अभी विष्णुगुप्त बहुत दुखी हुआ। तो उसने उससे कहा कि जब वो कात्यायन के घर गया तो रात भर यही सोचता रहा, और सुबह उसने कहा था कि मैं कभी मगध के दरबार को अटेंड नहीं किया हूं, तो मुझे मगध के दरबार में ले चली। वो तो उनके लिए आसान था। तो मगध के दरबार में विष्णुगुप्त का प्रवेश होता है, ठीक, मगध का दरबार लगाया हुआ है, उसमें विष्णुगुप्त प्रवेश करते हैं और बैठ जाते हैं। जो धनानंद बैठा है उसके दाईं तरफ आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो देखने में ही नहीं लग रहा था कि सभी लोग आते थे दरबारी कार्यवाही सुनने के लिए। उस दिन धनानंद ने एक ऐसी योजना बनाई ऐसे राज्य पर आक्रमण करने की जो अनुचित थी। चूंकि राजा का विरोध लगभग शून्य हो चुका था, क्योंकि महामंत्री जेल में और चाणक्य को तो उन्होंने सालों पहले उनकी मुंडी काट दी थी, लेकिन फिर भी उस बालक के अंदर वो जीन था। उसने खड़े होकर के, बालक नहीं है वो बड़ा हो गया है, उसने खड़े होकर के कहा कि ये अनर्थ है और एक राजा के अनुसार ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। उसने ये कहा। जब उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया कि राजा को ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए, तो धनानंद ने तुरंत उसकी तरफ देखा। चूंकि वो पिता की भांति ही दिखता था, एकदम श्याम वर्ण, चेचक के निशान, दांत बाहर की ओर निकले हुए, और वही चोटी जो उसके पिता रखा करते थे। तो उसने कहा जी कोई और हो ही नहीं सकता है। एक तो ये दिखने में भी ठीक वैसा ही है, दूसरा कि मेरा विरोध भी ठीक वैसे ही कर रहा है जैसे चाणक्य किया करता था। तो निश्चित ही ये चाणक्य से उत्पन्न चाणक्य है। उस विष्णुगुप्त को पहली बार नाम मिला चाणक्य का। ये किसने दिया? धनानंद ने उसको चाणक्य का नाम दे दिया, ठीक है। और उसने ये कहा भी कि मुझे तुमको पहले ही मार देना चाहिए था, पिता के समय ही, लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, मैं तुमको अब ये कार्य कर दूंगा। और उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ इसको जेल में ले जाकर के डाल दो। याद आ रहा है नंद का नरक कैसा है, जहां से हड्डियां गला देने वाली चीखें आती हैं, क्योंकि वहां पर कौन था? गिरिका। जो जेल ऑफिसर है वो कौन है? गिरिका है। तो वहां जब ये पहुंचता है, जब उसको बालक को उसको विष्णुगुप्त को पकड़ के ले जा रहे हैं, अब तो उसका नाम चाणक्य हो गया, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, तो राक्षस जो था उससे कात्यायन जी कहते हैं कि राक्षस, ये बालक, ये लड़का तुमको पता है चाणक्य का बेटा है, ये गिरिका के हाथों में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि गिरिका जानते हैं मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति था, तो गिरिका के हाथों में ये बालक नहीं लगना चाहिए, वरना तुम हो तो ब्राह्मण ही। तो इतना धर्म तो उसने भी निभाया, और उस बालक को उसने सैनिकों के द्वारा दूसरे कारागार में भेज दिया। और वहां नंद का कारागार को नंद का नरक ही कहते थे। वहां चाणक्य बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत अंधेरा था, बहुत देर तक बैठा रहा। जब वो बहुत देर तक बैठा रहा तो उसे एक बात याद आई जो उसने दंडिन से सीखी थी, प्राणायाम वाली। तो वहां वो बैठा रहा, तो वो प्राणायाम करता रहा, क्योंकि बदबू बहुत आ रही थी। कुछ घंटों तक उसने प्राणायाम किया, लगभग 10-12 घंटे हुए होंगे। अचानक उसे एक बहुत रोशनी दिखाई दी, और एक छोटे से कद का आदमी, एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन आया। उसने कुछ नहीं बोला, आकर के उसने सीधा विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के कमर में एक रस्सी बांधी, और फिर एक रोशनी की तरफ चला गया, एक सुराग था उसकी तरफ चला गया, और बाहर से उस रस्सी को खींचा गया। तो चाणक्य भी धीरे धीरे करके बाहर आ गया, और बाहर वो जैत वन के पास वो सुरंग खुलती थी, वहां पर उसको खींच के बाहर निकाल दिया गया। तो अभी कोई संवाद नहीं हुआ। तो विष्णुगुप्त ने चाणक्य ने पूछा, अब मैं उसका नाम चाणक्य यूज करूंगा, तो उसने कहा कि ये क्या है, तुम लोग कौन हो? उसने कहा कि हम बौने हैं, और हम बौनों को ये आदेश दिया था कि हम आपको सुरंग के द्वारा बाहर निकालें, क्योंकि राज्य में जितने भी बौने लोग होते हैं उनको सुरंगों की जानकारी होती है, सुरंगों में अक्सर उन्हीं को भेजा जाता है। तो उसने कहा किसके कहने पर? तब उन्होंने बताया कि हम मगध के राजा धनानंद से भी ज्यादा
कात्यायन को मानते हैं कि कात्यायन ने हमारे लिए एक सेना गठित की है, वरना हम लोगों को समाज में बहुत उपेक्षित माना जाता था। तो वो कात्यायन के बहुत ऋणी थे और कात्यायन के कहने पर उन्होंने उनको बाहर निकाला। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है सक्तार जी, तो उन्होंने कहा कि सक्तार जी को भी दूसरी सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है, वो भी बाहर आ गए हैं। ठीक है, सब लोग बाहर आ गए। अब कहानी का तीसरा हिस्सा जो मैंने बनाया था अभी, हाँ, पीपली वन। अब हम लोग पहुंचेंगे पीपली वन। पीपली वन याद आया? यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? यहाँ की कहानी बहुत स्पष्ट है कि पीपली वन में जो लोग रहते थे उनको कहते हैं मौर्य। मौर्य समुदाय यहाँ रहा करता था और यहीं पर नंद के द्वारा भगाए गए सूर्यगुप्त ने यहाँ पर रह करके मुरा से विवाह किया और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चंद्रगुप्त। चूंकि ये मौर्य थे तो मौर्य से ही उन्होंने मौर्य वर्ड यूज किया। मौर्य ही कहते थे लेकिन मौर्य के रूप में वो पहचाने जाते हैं। चंद्रगुप्त एक बालक है, 10-11 साल का वहां पर है और वो वहीं पर है। ये सब लोग भी वहां पहुंचते हैं। अब कौन कौन वहां पहुंचता है? एक पहुंचते हैं सक्तार जो भी जेल से छूटे हैं, ठीक है, छुड़ा के लाया गया है। एक है कात्यायन, ठीक, एक है चाणक्य, ये वहां पर पहुंचते हैं। चाणक्य, ठीक है, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लोग वहां पहुंचते हैं और यहां पर ये लोग आपस में, ये लोग यहां पर क्यों आए और इनका इनसे क्या लेना देना सूर्यगुप्त से? ये पूरे मगध के लोगों को पता है कि मगध के असली उत्तराधिकारी सूर्यगुप्त ही थे और ये वहां के वृद्धजनों को पता था कि इस समय सूर्यगुप्त कहाँ रह रहे हैं और सूर्यगुप्त पता था कि कहाँ रह रहे हैं, मौर्यों के यहाँ रह रहे हैं, पीपली वन में रह रहे हैं। इसलिए वहां उनका आना जाना था सूर्यगुप्त के साथ लेकर मिलने को लेकर के, इसलिए यहाँ आते हैं। यहाँ बालक ये भी आता है, चाणक्य भी बैठता है यहाँ पर। अब बैठने के बाद इनमें बहुत सारी बातचीत होती है। तो जब चाणक्य सारी दशाओं को समझ लेता है, उसे लगता है कि मगध में अब मुझे अपनी योजनाओं पर कार्य कर लेना चाहिए क्योंकि मगध की स्थिति अब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। क्योंकि अब मगध में उसकी राजा की जो नीतियां थी, कुनीतियां थी, उनसे सब लोग परेशान थे। ऐसी स्थिति में चाणक्य ने पूजा करने के बाद ये कहा, किससे कहा? कात्यायन से। उससे कात्यायन से कहा कि मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। उन्होंने कि क्या सहायता चाहिए? कि एक तो मुझे यहाँ के बौने लोग चाहिए जिनकी सेना आपने बनाई है, बौने लोग, और कुछ घोड़े चाहिए, ठीक है, जो भी सामग्री चाहिए वो हमको दे दी जाए। और जो चाणक्य ने सामग्री मांगी वो उनको दे दी गई। उसने बौने लोगों की एक सभा बुलाई और उस सभा में ये कहा कि ये बौने लोग हैं, ये किसी भी तरह से सारी सुरंगों के बारे में मेरे को बताएं कि कौन कौन सी सुरंगें कहाँ पर है। उसने सारी सुरंगों की जानकारी लेकर के एक मैप बनाया और जो मुख्य सुरंग थी उसके दरवाजे पर वह खड़ा हो गया और सक्तार जी खड़े हो गए और उसने बौनों से कहा कि आप एक डोमिनोज बना करके धीरे धीरे करके जाओ, एक के बाद एक खड़े हो जाओ, ऐसे करके नीचे की तरफ जाओ, है ना, एक के बाद एक। तो जो आखिरी बौना था वो नीचे तक पहुंच गया उस सुरंग से और वो सुरंग वही थी जहां पर वो जेल में रह के आया था। कौन? चाणक्य। तो बौनों को भी समझ में नहीं आया, ना सक्तार जी को समझ में आया, ना कात्यायन को समझ में आया कि ये कर क्या रहा है लड़का चाणक्य। तो उसने कहा देखते रहिए। फिर उसने कहा बौनों से, जो नीचे पहुंच गया, उससे कहा कि आपको वहां पर कुछ वस्तुओं की तलाश करनी है। एक है गाय का गोबर और एक है तिल का तेल, इसका मतलब है सीसमे ऑयल, है ना। ये आपको वहां तलाशनी है, दो चीजें। तो बौनों ने कहा कि जी चाणक्य जेल में रह करके ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कुछ ऐसा मानसिक आघात लगा हो, हम इतनी बड़ी सुरंग में इतनी दूर ये ढूंढने के लिए आए, गाय का गोबर और तिल का तेल, ये तो बाहर भी मिल सकता था। लेकिन जब उन्होंने उसके आदेशों का पालन किया तो उनको एक जमीन के बहुत बड़े भाग में ये भरा हुआ मिला, तिल का तेल, और वहां से गोबर की गंध भी आ रही थी, गाय का गोबर। उन्होंने कहा उसमें देखिए क्या है। तो उसमें पता लगा कि यहाँ पर वो रखा हुआ है, उसमें कुछ लकड़ी के गट्टे जैसे पड़े हुए हैं। उसने कहा ये क्या है? तो चूंकि वो सब सोने के टुकड़े थे,
सोने के बने हुए बहुत सारे आभूषण और सोने के बने हुए पत्थर जैसी आकृतियां थी, बड़ी बड़ी ब्रिक्स थी। तो उसने कहा कि चमकने वाली चीज़ है, उसने कहा सबको बाहर निकालो। और दोनों ने एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, ऐसे करके एक एक को दे करके वो गुफा के बाहर आ गए सब लोग। गुफा के बाहर उन्होंने ढेर लगा दिया सुरंग के बाहर। किसका? सोने का। उस सोने के ढेर को देख करके, जो सोने का ढेर लगा हुआ था, तो वहीं कात्यायन जी खड़े हुए हैं, सक्तार जी खड़े हुए हैं, और वहीं चाणक्य खड़ा हुआ है। वो पूछते हैं कि विष्णुगुप्त ये बताओ, तुमको कैसे पता कि सोना इस तरह से रखा जाता है? तुम तो ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, ये सारी चीजें जानते, तुमको ये अर्थव्यवस्था कहाँ से पता लग गई? उसने कहा जब मैं तक्षशिला पहुंचा था तो लगभग 4 से 5 माह मैं गलत कक्ष में बैठा रहा। उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी, पिता का क्षोभ था मेरे के मन में, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा मुझे कहाँ क्या करना है। तो मैं गलती से कुछ दिनों तक एक कक्षा में बैठा रहा, और वो कक्षा अर्थशास्त्र के हिसाब उस समय चल रही थी। तो मैं राजनीति तो बाद में सीखा, सबसे पहले अर्थशास्त्र सीख गया। उन्होंने कहा आज मेरे काम में भी आ गया, वैसे तो कभी काम में नहीं आया लेकिन आज काम में भी आ गया। तो फिर सक्तार जी ने पूछा कि क्यों, मगध का खजाना तुमने क्यों लूटा? तो उसका स्टेटमेंट था कि मगध की सेना पेट के बल चलती है। जो मगध की जो सेना है वो पेट के बल चलती है, और मगध की सेना अगर पेट के बल चलती है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि जो मगध में सेना पेट के बल चल रही है, कि वो बिना पैसे के एक कदम भी नहीं चल सकती है। और मगध का जो बड़ा शीर्ष खजाना है वो हमारे द्वारा लूट लिया गया है। अब मगध का खजाना हमने लूट लिया है, तो मगध कितने दिन सरवाइव कर सकता है? इस बात को लेकर के मगध को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए उसने ये सब किया। फिर उसने एक स्टेटमेंट और दिया कि मुझे इस पूरे खजाने का आधा हिस्सा अपने साथ ले जाना है तक्षशिला, और आधा हिस्सा रहेगा किसके पास? सूर्यगुप्त के पास, क्योंकि सूर्यगुप्त यहाँ पर अपने समर्थकों की एक टीम बनाएंगे, मगध के विरोधियों की टीम बनाएंगे, और नंद के विरोधियों की टीम बनाएंगे। आपको यहाँ पर सेनाएं बनानी है, ऐसी सेना जो मगध की सेना से लोहा ले सके। और सेना बनाने के लिए पैसा लगता है, ये चाणक्य ही लिख के गया है, बिना कोष के आप सप्तांग सिद्धांत उसका चल ही नहीं सकता है। तो उसने कहा इतने सारे कार्यों में पैसा लगता है, उसी कारण से हमको ये सब कार्य करना है। और इन्हीं कार्यों को करने के लिए उसने कहा तुमको पैसे की जरूरत है, आधा खजाना तुम्हारा और आधा वो अपने साथ लेकर के गया। कहां पर? तक्षशिला। तो जब वो आधा खजाना लेकर के तक्षशिला पहुंचा, तो तक्षशिला में तो इस बार चंद्रगुप्त को भी अपने साथ ले गया सूर्यगुप्त से, और चंद्रगुप्त को वहां उसने शिक्षा दी, युद्ध की, राजनीति की, अर्थनीति की, दंड नीति की, ये सारी शिक्षा उसने वहां पर अपना शिष्य बना करके उसको दी। चंद्रगुप्त को, एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त को उसने एक ऐसे चंद्रगुप्त में परिवर्तित कर दिया जो युद्ध कौशल में माहिर हो गया, जो दंड नीति अर्थनीति में माहिर हो गया, जो राजनीति में माहिर हो गया। और ये उसने अपने स्वार्थ के लिए किया है, वो उसको तैयार कर रहा है। और चंद्रगुप्त की शिक्षा इधर तैयार हो रही है, और उधर आप देखेंगे कि एक चीज और तैयार हो रही है। कहां पर? ये तो सब मगध में, उसको मगध को कमजोर करना है, सूर्यगुप्त को ताकतवर बनाना है। और सूर्यगुप्त को ताकत बनाने के लिए तक्षशिला से उसको मदद चाहिए थी, जहां से उसने पुरस की सेना और कलुपणी की सेनाओं के साथ भी समझौते किए पैसे दे करके। और उधर तक्षशिला के आसपास बहुत सारे कुछ नाग लड़ाके थे, वे पैसे लेकर के लड़ते थे, उसने उनकी सेना भी बनाई। तो लगभग 3 सेनाएं उसने इतनी ताकतवर बनाई जो मगध से लड़ने के लिए थी। अब मगध में उसको, मगध को कमजोर करने का मतलब यह था कि कैसे भी करके मगध से उसे राक्षस को दूर करना था मगध से, क्योंकि राक्षस जब तक मगध में है, मगध की सेना बहुत बड़ी है, और राक्षस को मगध से दूर करने के लिए उसने एक सबसे कुटिल नीति चली। उस कुटिल नीति में उसने सहायता मांगी किसकी? जब वो, अभी तो वो तक्षशिला में, अब वापस वो चंद्रगुप्त को करके मगध जाएगा, और मगध में उसके बहुत सारे प्लान थे। उनमें से एक प्लान ये था कि मगध में जाकर के वो मिलता है किससे? सुवासिनी से। सुवासिनी याद आया? सुवासिनी से मिलता है, और सुवासिनी की सहायता से, सुवासिनी की सहायता से वो क्या करता है? राक्षस और धनानंद के बीच में दूरियां बना देता है। ये हम किसी और कहानी में जिक्र करेंगे, क्योंकि नहीं तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो राक्षस और धनानंद के बीच में दूरियां बना देता है, और उस दूरी के कारण से उसकी योजना के अनुसार
राक्षस को वो भेज देता है धनानंद तक्षशिला के लिए या इस पश्चिमी क्षेत्र के लिए। उस समय जब मगध की सेना मगध को छोड़ के जा रही है, ठीक उसी समय सूर्यगुप्त की तैयार की गई सेना, ठीक नाग शासकों की तैयार की गई सेना, कलुपणी के द्वारा तैयार करवाई गई सेना, इन सारी सेनाओं को और चंद्रगुप्त को लेकर के मगध में आने का न्योता मिलता है। जब मगध की सेना मगध से दूर जा रही है और बाकी मगध की विरोधी सेना मगध की तरफ आ रही हैं, यानी परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि जिन परिस्थितियों में धनानंद बच ही नहीं सकता है और अंततः धनानंद पर आक्रमण बोला गया और वो आक्रमण 322 बीसी में आक्रमण हुआ। 322 ईसा पूर्व में यहाँ पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में मगध को पराजित होना था, क्योंकि मगध को हराने की योजना पहले ही बना ली गई और अंततः धनानंद, फिर भी धनानंद को उसने विष दे करके मारा, विष दे करके। तो धनानंद महल के अंदर ही मर चुका था। उस मगध पर आक्रमण हुआ। मगध की सेना को जब राजा नहीं दिखा तो मगध की सेना को लगता था कि अब राजा नहीं है तो हम किसके लिए लड़ेंगे, और आचार्य उसने चाणक्य ने महल में प्रवेश करके चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया और ये बोला कि आज से मगध के नए शासक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मगध के नए शासक होंगे और जनता को भी ये विश्वास करने में कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल हेयरर था उनका, वास्तविक उनकी बातों को समझने वाला था। तो उनको ये लगता था कि यहाँ से हमको कोई समस्या होगी नहीं, तो उन्होंने उसको मान लिया। और जैसे ही इसकी घोषणा हुई तो चंद्रगुप्त ने घोषणा कर दी, आज से मगध के प्रधान सलाहकार और प्रधानमंत्री होंगे आचार्य चाणक्य। तो उसने आचार्य चाणक्य का घोषणा कर दी और इतनी सी बात है, तब जाकर के मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में, महापद्म नंद के अंतिम नंद यानी धनानंद को पराजित करके। ठीक है, उसमें पराजित करने में जितनी बड़ी भूमिका चंद्रगुप्त की नहीं है, उससे बड़ी भूमिका चाणक्य की है। और वहीं से चाणक्य को लोग राज निर्माता के रूप में पहचानने लगे चाणक्य को। तो चाणक्य का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ग्रेट रहा है, बहुत ग्रेट रहा है। और चाणक्य का जो पूरा का पूरा लाइफ स्पैन है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 375 BC, 375 BC, ठीक है, डाइड इन 283 BC, यहाँ उसकी डेथ होती है। ठीक है, तो जो चाणक्य है, मैंने बताया था उसके बारे में, उसका एक्चुअल नाम था विष्णुगुप्त, राशि का नाम था वात्स्यायन 1, 2, 1 मिनट, हाँ, तो उसका पहला नाम था विष्णुगुप्त, ठीक, एक नाम था उसका वात्स्यायन, क्योंकि ये उसका गोत्र था वत्स। इसके बाद उसका तीसरा नाम था कौटिल्य, ये उसको दिया था सुवासिनी ने, ठीक। और चौथा उसका नाम था द्रामिल। द्रामिल इसलिए कि उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। और एक और नाम था उसका पक्षिल स्वामी। पक्षिल स्वामी। तो विष्णुगुप्त हो गया, वात्स्यायन हो गया, कौटिल्य हो गया, द्रामिल हो गया, पक्षिल स्वामी हो गया और हो गया चाणक्य। चाणक्य, तो इसके 6 नाम हमको प्राप्त होते हैं। इसके बारे में जानकारी जैनों के साहित्य में भी मिलती है। कुछ जैन लोगों को मानना है कि ये वहीं तक्षशिला में तो पढ़ा था, ये तो मैंने भी बताया है, लेकिन कहते हैं कि ये जैन साहित्य के अनुसार इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी, दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ। बौद्ध साहित्य मानता है कि ये तक्षशिला में पैदा हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिहार में ही पैदा हुआ, लेकिन जैन साहित्य इसके बारे में सबसे अधिक प्रमाणिक साक्ष्य रखते हैं। परीक्षाओं के लिए प्रश्न ये है कि चाणक्य ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया। चाणक्य ने जो कार्य किया है वो हम मौर्य वंश में तो पढ़ेंगे ही। जैसे उसका जो सबसे पहला कार्य था वो उसने किसके लिए किया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 बीसी तक कार्य किया। तो यहाँ उस समय चाणक्य उपस्थित रहा। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार ने 298 बीसी से लेकर के शासन किया 275 बीसी तक। ठीक, तब भी चाणक्य था। के बाद अशोक जब पावर में आया तो अशोक आता है 275 में, लेकिन उससे पहले चाणक्य की डेथ हो चुकी थी। तो चाणक्य ने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था वो बनाया था राधागुप्त को। लेकिन बिंदुसार के समय पर प्रधानमंत्री चाणक्य नहीं रहा था, स्वास्थ्य कारणों से। उस समय रहा था खल्लाटक। ठीक है, कि चाणक्य की बहुत बड़ी कहानी है। दो स्टोरीज और हमको एंशिएंट में समझनी है। एक द स्टोरी ऑफ ग्रेट टीचर और महान शिक्षक चाणक्य की कहानी, कि हाउ डिड चाणक्य केम इन एग्जिस्टेंस एंड हाउ डिड he made the possible such kind of impossible work. It was the establishment of Mauryan dynasty. तो मौर्य वंश की स्थापना का जो असंभव कार्य था वो चाणक्य ने कैसे पूरा किया, कैसे प्रारंभ किया, इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, मैंने इसको बहुत संक्षेप में आपके साथ डिस्कस किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी भारत पर कोई भी आक्रमण हुआ है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे पास क्या, क्षेत्रीय विभाजन। ऐसा कहते हैं कि जब सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया था तो वो बितस्ता नदी के किनारे किया था। पोरस पर आक्रमण उसे कहते हैं बितस्ता का युद्ध। ठीक, उसे कहते हैं झेलम का युद्ध और हाइडे स्पीस का युद्ध। हाइडे स्पीस लॉन्ग बो ये होता है कि एक बहुत बड़ा सा धनुष होता है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सा धनुष होता है लॉन्ग बो। इतना बड़ा होता है कि उसके कुछ हिस्से को नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसे मैंने जमीन में एक धनुष को गाड़ दिया और मैं घोड़े पर बैठा हुआ, मुझे धनुष को हाथ में होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं केवल उस पर बाण का संधान करके उसके बराबर लगातार चला सकता हूं। तो पहले की तुलना में जो व्यक्ति हाथ में धनुष को पकड़े हुए है उसकी तुलना में मेरी मारक क्षमता ज़्यादा होगी, और मेरा धनुष इतना बड़ा है तो उसकी जो चाप है वो बहुत दूर तक खिंच सकती है, और बहुत दूर तक खिंच सकती है इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो एरो की होगी वो कितनी खतरनाक होगी कि सिकंदर की सेना के जो बो जाते थे, वो एरो जाते थे, वो लगभग 4 से 6 mm की लोहे की सीट को भी पार कर सकते थे अगर वो पास में है तो। इतने खतरनाक तीर वो लोग चलाते थे। ऐसी स्थिति में भारतीय सेनाओं का बच पाना बहुत मुश्किल था। दूसरा कि यहाँ पर स्थितियां ऐसी थी कि वो भी घबराने लगे क्योंकि दलदल था, तो धनुषों को जमीन में गाड़ने की बहुत ज़्यादा जगह तो थी नहीं, लेकिन फिर भी
उन्होंने अपने इन बड़े लॉन्ग बो की सहायता से आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इन सिकंदर के लॉन्ग बो को टक्कर देने वाला कोई नहीं आया जब तक कि भारत में मुगलों का प्रवेश नहीं हुआ। तब तक मुगलों ने ही इसके बाद इससे ज्यादा एफिशिएंस वो बनाए, और वो थे शॉर्ट बो। और शॉर्ट बो की खासियत ये थी कि एक तो ये था कि वो छोटा है, ठीक है, और छोटे के साथ साथ उसमें ये है कि वो ऐसे वुल्फ्रीन मटेरियल से उन्होंने उसको बनाया है कि वो इतना लाइट वेट है कि उसे आप घंटों हवा में पकड़ सकते हो। हवा में घंटों पकड़ सकते हो, इसका मतलब समझते हैं कि उसका मूवमेंट कितना आसानी से होगा इधर से उधर। लॉन्ग बो में सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम दूर से आने वाले को तो मार देंगे, लेकिन अचानक से हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं मारने के लिए। लेकिन शॉर्ट बो में ऐसा नहीं था, और शॉर्ट बो की मारक क्षमता लगभग उतनी ही थी, मारक क्षमता लगभग उसके बराबर ही थी। उसमें वो गजब की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने डाली कि इस कारण से उन्होंने भी वॉरफेयर मटेरियल में अपने आप को बहुत अच्छी जगह पर स्टैंड किया है। मुगल्स ने वॉरफेयर मटेरियल में अपने आप को बहुत अच्छी जगह स्टैंड किया है। दूसरा कि सीरिया जैसे क्षेत्र में, सीरिया जैसे क्षेत्र से अच्छा लोहा कहीं नहीं होता था। दमिश्क जो कैपिटल था सीरिया का भी है, आप ये देखेंगे कि वहां से लोहा ला करके कैनन्स, तोप बनाई जाती थी, और वो लोहा ऐसा होता था कि वो गर्म ही नहीं होता था। इतना शानदार लोहा वहां दमिश्क में मिलता था। तो दमिश्क और सीरिया के लोहे से जो हथियार बनते थे वे दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हथियार माने जाते थे उस समय। सिकंदर ने इन सारी चीजों का बड़ा भरपूर यूज किया है, नो डाउट। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है। मैं ये बता रहा था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया है वो किस कारण से किया है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एक है, आप ध्यान से देखेंगे, सिकंदर का आक्रमण होता है, उसके बाद हमारे यहाँ जो कासिम है उसका आक्रमण होता है, ठीक, और कासिम के बाद फिर मंगोलों के आक्रमण होते हैं, और बड़े आक्रमण किसके होते हैं? मुगल्स के होते हैं। और इसके बाद सीधे औपनिवेशिक यानी ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ब्रिटेन के लोगों का या यूरोपियन के आक्रमण भारत में हो जाते हैं। यूरोपियन के आक्रमण हो जाते हैं। अब देखिए कैसे समझना है इसको, तो ऐसे समझते हैं। सिकंदर ने आक्रमण किया है, तब भारत में किसकी कमी है? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन यानी एकता की कमी है, हम कई हिस्सों में बटे हुए, तभी आक्रमण संभव हुआ है। अगर सिकंदर के समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा नहीं होता तो भारत पर आक्रमण नहीं होता। कासिम के समय भी देखेंगे आप 711 के आसपास, तब भी उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। तब भी आप देखेंगे वहां पर कि एक हिंदू कुश साम्राज्य है, उधर तुर्क साम्राज्य है, और मुगलों के समय भी उत्तर भारत बट गया था। उत्तर भारत बटा हुआ था छोटे छोटे राज्यों में, साम्राज्यों में। और उसके बाद मुगलों के बाद जब इन्होंने आक्रमण किया तब भी भारत लगभग लगभग बटा हुआ था। इसका प्रमाण ऐसे है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। उसने राजाओं को अपने अधीन कर लिया, और वो राजाओं का राजा यानी महाराजा, इस सम्राट की उपाधि धारण की उसने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कुछ किया था वो मगध को एक करने के साथ साथ उस समय भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के खतरों से रोकने के लिए भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की एकीकरण का प्रभाव था कि उसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण लगभग लगभग समाप्त हो गए। आप या तो मौर्यों से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण देख सकते हैं या मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण देख सकते हैं। बिफोर द मौर्यंस एंड पोस्ट मौर्यंस वी हैव द सम हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट द इन्वेजन टू एंशिएंट इंडिया। Otherwise, the tremendous integration in political aspect made by the Mauryans rulers, particularly by the Chandragupta Maurya and Ashoka, in such a large area that was highly protective region at that time politically. So no one had such kind of dared to made an invasion to India. तो किसी ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना उस समय ऐसी नहीं बनाई। समझ गए?
और ऐसे ही जब देखेंगे कि फिर से भारत टूटने लगा, बंटने लगा, तो उसी एंशियंट टाइम में पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने और जो सातवाहन ब्राह्मण शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने कहा था कि मैं भारत का ऐसा एकीकरण करूंगा कि अगले सैकड़ों वर्षों तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं होगा। आप देख सकते हैं शुंग ब्राह्मणों का शासनकाल, देख सकते हैं सातवाहन के ब्राह्मणों का शासनकाल, देख सकते हैं कि उन्होंने भारत का वो राजनीतिक एकीकरण किया कि भारत पर फिर कभी भी दोबारा आक्रमण देखने के लिए कुछ समय तक 200 वर्षों तक हमको नहीं मिले हैं। तो जब जब भारत पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली और जो कहते हैं ना कि उसको कल्चरली हम डिवाइड होते हैं, तो किसी दूसरे के आने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। सो इट इज गुड टू वी हैव द कंप्लीट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन इन आवर कंट्री। अब तो खैर हालांकि ये पूरा पॉलिटिकल इशू हो गया है, क्योंकि हम तो एंशिएंट की बात कर रहे थे। तो जब जब हम लोग बटे हैं तब तक आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है, या डिवीजन हुआ है हमारा तब तक आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो आज हमने इसकी एक लाइन किताबों में जो लिखी रहती है, जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं, वो केवल इतनी सी लिखी रहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। एक लाइन लिखी रहती है, लेकिन वो लाइन समझना इतना आसान नहीं है। वो लाइन अपने आप में एक बड़ी कहानी है, 2-3 घंटे की कहानी है। तो इससे हमको समझ में आया कि राजनीतिक एकीकरण क्यों आवश्यक है और आक्रमण क्यों हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आपने देखा कि जब पर्शियन रहने लगे थे तो पहली बार भारत का सांस्कृतिक संक्रमण हुआ था कि भारत के क्षेत्रों के आसपास कोई दूसरी संस्कृति निवास करने लगी थी। तो पहली बार सांस्कृतिक संक्रमण हुआ था। और यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से 3 एरिया हमको पढ़ने थे, वो हमने पढ़े यहाँ पर। इसके अलावा हमने ये देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है तक्षशिला में, और तक्षशिला में किस किस प्रकार से आक्रमण हुए, मगध में क्या हो रहा है, मगध के अलावा यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण के समय क्या हुआ। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से बस्तियाँ बनी। और हालांकि कहानी में मैंने केवल एक सुपरफिशियल वे में आपको समझाया है कहानी को। एग्जैक्ट कहानी अभी बाकी है, वो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे जब भी हमारे पास समय होगा। तो हम डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 घंटे लगते हैं, तो हम उसकी सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो आपको बता सकते हैं। हालांकि वो कहानी एग्जाम के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस कहानी के साथ से बहुत सारी चीज़ों को याद रखा जा सकता है। एक आइडियोलॉजी डेवलप की जा सकती है कि हम परीक्षाओं से संबंधित चीज़ों को कैसे याद रखेंगे। तो उस आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें वो कहानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, कीप स्टडी। ठीक है, अगर आपको जिस चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर बताइएगा लिख करके। ठीक है, चलिए हैव ए गुड डे।